चलिए अब बोलना बंद करिए सब लोग। देखिए एक प्रॉब्लम जरा ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, किसी की आवाज नहीं आएगी। एक क्वेश्चन नोट करिए, बस बोलो मत। एक कौन टू क्वेश्चन, हमारे पास एक आइडियल गैस है। एक आइडियल गैस है, प्रेशर 10 एटमोस्फेयर और टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। बॉयज बिल्कुल बोलो मत। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्या हो रहा है, ये गैस ना, ये गैस बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, निर्वात में इन वैक्यूम एक्सपैंड हो रही है। इन वैक्यूम ये गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड यू नो, प्रसार होना, फैलना, लेकिन वैक्यूम में, शर्त ये है। और ऐसा होने से क्या हुआ, इसका जो फाइनल वॉल्यूम है ना, वो 10 लीटर हो गया। इसने अपना फाइनल वॉल्यूम कितना कर लिया, 10 लीटर। ठीक है। तो कह रहे इस प्रसरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है, कितना कार्य है। एक तो वर्क निकालना, एक हीट निकालनी, दो चीजें पता लगानी। सब जरा ध्यान देना, देखो दोबारा सुन लो क्वेश्चन के। 10 एटमोस्फेरिक दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर, वॉल्यूम पहले 2 लीटर था, वॉल्यूम पहले 2 लीटर था, समतापीय रूप से, समतापीय मींस आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल, देखो ये सब क्वेश्चन से पता लग जाता है। अब सुन लो, पहले मैं क्लियर कर दूं। ये गैस का पहले इनिशियल वॉल्यूम था, गैस ने अपना फाइनल वॉल्यूम इतना कर लिया। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग है। और जो गैस एक्सपैंड हो रही है वो किस में एक्सपैंड हो रही है, निर्वात में। ये सबसे मेन बात है, वैक्यूम में एक्सपैंड हो रही है। आवाज किसी की ना है। कह रहे हैं, बताओ इसमें कितना वर्क हुआ और कितनी हीट, दो बातें पता लगानी। ठीक है, शायद क्वेश्चन का एक पार्ट और है, नहीं बस इतना ही है, दैट्स सफिशिएंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो दो बातें पता लगानी है, एक तो हीट और एक वर्क। चलो पहले हम वर्क से शुरुआत करते हैं। अब कल आपने वर्क के ऊपर पूरा लेक्चर कर लिया, सारे अपने केसेस स्टडी कर ली। आप में से मुझे बता सकता कोई यहाँ पे वर्क कितना हुआ, राइट। यहाँ पे वर्क 0 हुआ, कार्य यहाँ पे 0 हुआ। क्यों, क्यों, अब सोचो क्यों। देखो देखो ये फैक्टर है, दिया राइट। जस्ट यहाँ पे ना, गैस जो एक्सपैंड हो रही है वैक्यूम में हो रही है, निर्वात में हो रही है। पता है निर्वात का मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। हमने कल सीखा था ना, ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। ये पी क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर। इस टाइम फैक्टर 0 है। निर्वात का मतलब यही होता है, कोई माध्यम ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं, ये फैक्टर ही 0 है। अगर आप इसको 0 रखोगे, चाहे वॉल्यूम कुछ से कुछ भी होता रहे, ये 0 है तो वर्क को 0 कर देगा। लो एक आंसर आ गया। इज इट क्लियर, एक आंसर आ गया। देखो वर्क 0। आपको ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हो, क्वेश्चन के अंदर सारी बातें होती हैं, थोड़ा बस वो प्रैक्टिस की बात है। चलो एक पार्ट हुआ। अभी हमें क्यू भी निकालना है, हीट। अब देखो हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है, बात मत करिए। ये प्रथम नियम की समीकरण है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां से हमें क्यू मिल जाएगा, यहां से हमें क्यू मिल सकता है, डब्ल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। अब सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। पहले मैं छोटा एक सवाल आपसे पूछूंगा, अपने कॉन्सेप्ट से बताना, सब बता रखा है आपको। यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, वो भी 0 ही है। शी इज राइट, वेरी गुड। देखो ये भी 0 है। अब सुनो, ये 0 क्यों, गैस कैसी है आपकी, आदर्श। आपको एक बात बताई गई थी, आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, जो इंटरनल एनर्जी है ना, आंतरिक ऊर्जा, वो सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर। सिर्फ वो तापमान पे निर्भर करती है, सिर्फ। और आपने टेम्परेचर कैसा रखा हुआ है, सेम। देखो लिखा हुआ है, समतापीय प्रोसेस है आपका। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय। टेम्परेचर आपने बदला ही नहीं, जब आपने इसको नहीं बदला तो ये कैसे बदलेगा। तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 0। देखो ये भी 0 आ गया, ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हो गया। बोलो गर्ल्स क्लियर हो। अब आप सोचो, अगर मैंने इसको 0 रख दिया और ये भी 0 है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, अंडरस्टूड है, वो भी 0 आ रही है। बोलो क्लियर हो गया, तीनों आंसर 0, कोई बात नहीं, हो सकता है ये केस आ सकता है। इसके ऊपर कोई एमसीक्यू बना देगा, एनसीईआरटी में है, बहुत अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो कॉपी करना चाहता कर ले, बना तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें मिल ही जाती हैं। अब सुनो, देखो इस सवाल में क्या एक चीज और पूछी गई है। देखो इसमें ना एक बात और पूछी गई है। ठीक है, आप कॉपी करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, एज यू लाइक। ये क्लियर है ना आपको। अब इस क्वेश्चन में ना एक पार्ट और राइज हो गया। देखो कुछ चीजों को आप समझ लो, मतलब जैसे ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है,
वैक्यूम, ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपको? क्लियर है ना? आपका डाउट था ये? कॉपी करना कर लो, मर्जी है। अब इसका सेकंड पार्ट करें। आपने लिखना नहीं है, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी निकालेंगे आपको, वो मिल जाएगा। ठीक है, मेन बात तो ये फंडामेंटल आने चाहिए आपको। ये चीज आपको आई नहीं आई, ये चीज आपको आई नहीं आई, इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, तो रबी कर देता हूँ, आई थिंक सो। अब इस क्वेश्चन में ना एक पार्ट और है, देखो। अब सुनो, वो कह रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन में एक चेंज कर रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है? इस बार ये हो रहा है, यदि इस प्रसरण में स्थिर बाह्य दाब एक एटमोस्फेयर है तो क्या होगा? लिसन लिसन नाउ, देखो। देखो मैं अब चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ लैंग्वेज बदल गई। कह रहे हैं अब क्या हुआ? सुनो गर्ल्स बॉयज, यहाँ पे ध्यान दो। इस बार क्या हो रहा है, जो ये गैस एक्सपैंड हो रही है ना, मतलब दैट इज फैल रही है ना, वो कहां फैल रही है पता है? वो फैल रही है अगेंस्ट, अगेंस्ट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड हो रही है, सुन लो ना ध्यान से। अब गैस इसके अगेंस्ट एक्सपैंड हो रही है, एक शर्त और है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट, स्थिर जिसे कहते हैं। सब दोबारा सुन ले। बॉय पीछे भाई साहब बोलो मत बॉयज। गैस एक्सपैंड हो रही है, किसके अगेंस्ट? इस प्रेशर के अगेंस्ट, और ये प्रेशर कांस्टेंट है। दोनों बातें फिर से निकालनी। डब्ल्यू फिर चाहिए, क्यू फिर चाहिए। ठीक है, चलो फिर दिमाग लगाओ सब लोग। अब ये फैक्टर जीरो नहीं होगा, ये फैक्टर जीरो नहीं होगा, रिमेंबर। वो भाई साहब पीछे किसी ने बोला ना, मैं क्लास से निकाल दूंगा, पहले बता रहा हूं। कभी भी शर्म नहीं आ रही किसी को? चलिए अब सोचिए इसके बारे में, अब क्या करेंगे? अब इस बार वैक्यूम नहीं है, निर्वात नहीं है इस बार। अब क्या करेंगे बताओ? दिमाग लगाओ सब लोग, चीजें सारी वही है, सारे डेटा वही है, बस अब नो डाउट एक प्रेशर आ गया, इसके अगेंस्ट काम हो रहा है। बोलो बोलो गर्ल्स बॉयज, अब बोलो। अभी आंसर नहीं बताइए, क्या प्रोसेस करेगा? मैडम मैं ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला बताओ, केस बताओ, क्या लगाया आपने फॉर्मूला? पी डेल्टा भी माइनस पी डेल्टा भी, यही क्यों लगाया? अब इसका रीजन दो, यही क्यों लगाया? इरिवर्सिबल है, कैसे पता लगा इरिवर्सिबल? आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। कॉन्फिडेंट ना? हाँ, वेल डन, बैठ जाइए, वेरी गुड। देखो दे आर राइट। देखो सुन लो, आपका डाउट है ना, इस वर्ड ने मेरे को साफ हिंट कर दिया, ये प्रेशर कांस्टेंट रहा ना, इसका मतलब गैस ना एकदम से एक्सपैंड हुई, इसको बदलने का टाइम भी नहीं मिला। कम ऑफ द पॉइंट, इसको बदलने का टाइम भी नहीं मिला। ये चीज इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी हो गई कि इसको बदलने का टाइम नहीं मिला। दे आर 100% राइट है। अगर कहीं भी कांस्टेंट लिखा हुआ हो ना, समझ जाना प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। दैट्स द पॉइंट। देखो यही तो कंपटीशन में होता है, डिसीजन लेना। तो न्यूमेरिकल कर रहा है तो किस फॉर्मूले से करूंगा मैं, क्या कैसे पता लगाऊंगा, ये सब प्रैक्टिस करवाती है। ये कोई एक दिन में डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपको लगना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स मैं आपको रोज कहता हूँ, आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा, अभी तक भी नहीं आया, बहुत अफसोस की बात रहेगी। कह रहे नहीं हो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो अब ध्यान देना, ये वाला प्रेशर वन एटमोस्फेयर है, दे रखा है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या था इनिशियल वॉल्यूम? 2 लीटर। फाइनल दे रखा था शायद, है ना, 10 लीटर था ना, ये दिया हुआ था, मैंने वो रब कर दिया। अब तो आप समझ लेंगे। अभी देखो एक प्रॉब्लम और आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर नेचुरली लीटर एटमोस्फेयर में आएगा। ठीक है, माइनस में आया, डरना मत। माइनस में आने का मतलब है गैस इज वर्किंग, ये तो हमारा साइन कन्वेंशन। अब हो सकता है इसको जूल में एक्सप्रेस करना पड़े। अब मैंने आपको एक कन्वर्जन फैक्टर बताया, देखते हैं किसको याद है। बताओ, एक लीटर एटमोस्फेयर में कितने जूल है? 101.3। करेक्ट। देखो याद होना चाहिए, ये नहीं आप नोट्स देख के बताए मेरे को, इसका मतलब आप पीछे रह गए रेस में। अब सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, जूल में आंसर आ गया, डन। ये पार्ट भी हो गया हमारा। अब सुनो, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है। वो बोल रहे हैं एक चीज और है। अच्छा एक बात और है, ये तो मैंने वर्क निकाला, वो फिर एक क्वेश्चन एक और है, डेल्टा ई कहां से लाओगे? डेल्टा ई कहां से लाओगे? बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी? वो जीरो ही होगी, इज राइट। क्योंकि वही चीज, प्रोसेस कैसे है, आइसोथर्मल, गैस कैसी है, आइडियल। इज इट क्लियर? डेल्टा ई जीरो ही रहेगी, इस केस के अंदर भी जीरो रहेगी। आया सबको समझ? और फिर आप हीट निकाल लेना।
फर्स्ट लॉ अप्लाई करके आराम से हीट निकाल लेना, बिकॉज ये फैक्टर निकाल लिया, ये जीरो है तो टू निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी इजीली होता है। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, देख सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि उदाहरण 6.2 में दिया प्रसरण उत्क्रमणीय रूप से हो तो क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे वर्ड लगा दिया उत्क्रमणीय रूप से। उत्क्रमणीय रूप से प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय को बोलते हैं रिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा है। देखो बच्चे, अब क्या चेंज क्वेश्चन में आएगा बताओ? बाकी बाकी लोग ही बोले, एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी गर्ल्स भी इतनी सारी बैठी हैं, बॉयज बैठे हैं, बॉयज का कोई रिप्लाई आए। अब क्या क्वेश्चन में करेंगे बताओ? देखो गलत बात है ना। क्या फॉर्मूला लगेगा? एक मिनट, आप लोग मत बोलिएगा, बाकी लोग बोल सकते हैं, आगे बैठे पीछे बैठे। हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। डब्ल्यू इज इक्वल टू -2.3। देख के बोलो, एटलीस्ट बोलो। 03 एनआरटी आगे। हमारे बॉयज की आवाज भी आनी चाहिए, अब तो बोलते ही नहीं। बोलो अब, नोट्स देख के बोल दो भाई, नोट्स देख के तो बोल सकते हैं। फैक्ट का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आया आपको समझ? अब देखो, अभी अभी नहीं, मुझे V2/V1 करना चाहिए था। V2/V, मुझे लगा प्रेशर गिवन है, V2/V1 कर ले, कोई बात नहीं, चलो। अब देखो सब वैल्यूज हमारे पास है। देखो अभी तो अभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतना आसान नहीं है अभी हैंडल करना। अब जरा एक काम करो, देखते हैं आप में से कौन कितना स्मार्टली वर्क करता है। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले में ना वैल्यूज रखो, बस जरा वैल्यू पुट करो, मान रखो किसका क्या मान है। करो स्टार्ट। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सर आप वैल्यू रखो, वैल्यू। डेटा मैंने आपको सब दे रखा था ना? हाँ, दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को जस्ट वैल्यू पुट करके दिखाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए मेरे को। जल्दी बॉयज गर्ल्स को आगे पढ़ना भी होगा हमें। अब आज किसी की ना है, जो करना अपने आप करिए, दिक्कत है नोट्स की हेल्प लीजिए, बोलिए मत किसी से भी। आप मुझे सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करके दिखा दो, समझो अगर आपने वैल्यू सही पुट करी तो आप विनर है। मैं चेक करने आ रहा हूँ, जल्दी करके दिखाओ, वैल्यू पुट करके दिखा दो बस। और फटाफट करो, ऐसे टाइम वेस्ट ना करो। नहीं आता सरेंडर कर दो, अननेसेसरली ये नहीं कि बैठ के पेन चलाए जा रहे हैं। झूठ मूठ का पेन नहीं चाहिए, काम करके दिखाओ। अरे काम लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चन मत लिखो नेसेसरली, भाई साहब सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, वैल्यू पुट कर दो। मैं तो मैंने वैसा आपसे कह रहा हूँ, असली दुनिया में आओ। यार फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, अननेसेसरी को फॉर्मूला भी नोट करते रहे। मेरे को वैल्यू चाहिए, देखते हैं कौन कितनी वैल्यू पुट कर दिखाओ, हो गया। ये नहीं हुआ, पेन नहीं है क्या आपके पास? बताओ। नो शाबाश, कोई बच्चे ने किया, वेरी गुड, चलो कुछ एफर्ट्स तो किए ना। आपने एन की वैल्यू का रखी, आर का रखा, ये तो क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट है। डीसी टू की वैल्यू रखो, अभी हुआ नहीं है आपसे, तो आपसे भी नहीं हुआ। आपको एन वन किसने दिया? एक मोल तो अपने पास से मान लो, मोल तो लिखे ही नहीं क्वेश्चन में, ये दिमाग में आने वाली रखी। दिखाओ वैल्यू पुट करके, नहीं बैठ लो। एन का रखा, बिना एन के सॉल्व कैसे रहता है? हाँ, एन थोड़े रखते हैं, एन की कोई वैल्यू भी तो रखेंगे। अभी हम सर ये ना सोचिए, मैंने पहले बोला इसको बंद करके बैठा रहेगा, दिस नॉट फेयर। इसको बंद रखो, बैग में रखो, इसे घर जाके देखो। वहां पे फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश तरीके से करो, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर डेवलपमेंट नहीं होता माइंड का। आगे स्टडी क्वेश्चन करो, कौन सा अच्छा होगा। कोई कहीं नहीं माना, मुझे तो लग रहा है वैल्यू पुट करवाना आपने किया, वैल्यू पुट की, यही तो बात है। आप एन को वन कहां से रख रहे हो? वन कौन रख रहा है? वन दिया किसने है आपको? बात आइडल, उससे मूल बनी एक सच, क्या बोलनी पड़ेगी? आइडल क्या सकते हैं, बोलने पर डिपेंड करती है, इसका सेंटेंस का मीनिंग मीनिंग लेस रन चाहिए, फ्लैट चाहिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल रखा आपने, ये बात मान लीजिए आपकी, ये बात मान लीजिए, ये कोई और भी कर रहा है। वही है ना, अभी कोई वैल्यू पुट ही नहीं करवा रहा, देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी ने वैल्यू पुट नहीं करी।
मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप गलत, ठीक है, एक बच्चे ने बोला सही, शी इज राइट है। अब मैं इनको पीवी अपॉन आरटी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान ट्रिक बताता हूँ, आप सब एक आसान तरीका होगा, उसका टाइम बचेगा, उसका टाइम बच जाएगा, बताते हैं। देखो यही तो स्ट्रगल होती है, यही तो लाइफ है, यही तो कंपटीशन है। कंपटीशन ये डेफिनेशन पढ़ने का नहीं है। आपके पास बुक्स होंगी, आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना। बुक्स ही नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। तो पीछे ना बंद ही कर दीजिए, बेटर रहेगा। चलिए, देखिए हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में ये था, और हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम ये वैल्यू रख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मोस वोस हमारे पास थे ही नहीं। अब देखो आप एक काम यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली कर देना, इस पूरे सेक्शन को हटा देते। किससे? पीवी से। पीवी स्क्वायर टू आरटी तो होता है, आप इसी जगह पीवी रख देते, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट्स द मीनिंग। कहां से लाते? फर्स्ट लाइन में क्लियरली दे रखा था। अगर फर्स्ट लाइन को पढ़ के देखोगे, वहां प्रेशर भी था, वहां वॉल्यूम भी था, सब कुछ है। साफ दिख रहा है कि प्रेशर 10 एटमोस्फेयर है, वॉल्यूम 2 लीटर है। इसी को यूज कर लेते हैं आप सबसे पहले वाला, प्रेशर और वॉल्यूम इस्तेमाल करें, दैट्स ऑल। क्वेश्चन हो भी गया, आपसे भी इजी कैलकुलेशन हो जाती, जो आप कह रही थी ना उसमें टाइम लगता। ये लो, देखो हम यहां तक आ गए। अभी भी देखो एक इश्यू है, इसको सॉल्व भी तो करना है। अब जरा सॉल्व करके दिखाओ बच्चे, फटाफट जल्दी जल्दी। देखो आपको मैं दिखाता हूँ ना, आपको आपको पिक्चर दिखाई दे असली कॉम्पिटिशन के। देखो आप वैल्यू को सही नहीं पुट कर पाए, देखते हैं अब सॉल्व करके दिखाता है। जल्दी जल्दी, आखिरी स्टेपिंग ना, नेसेसरी ऊपर से कॉपी ना ना, टाइम ना मिस करना है। देखो अपने गट्स, देखो फॉर्मूला लिखा, आपने टाइम वेस्ट पास कर रहे हैं। लग जाता है पता है कौन बच्चा कितना सीरियस। जल्दी करके दिखाओ, गर्ल्स बॉयज देखते हैं। बोलना किसी को नहीं है, आवाज नहीं किसी को है। अब इसे अमरजीत को, अमरजीत, हाँ अमरजीत, 5 से 12 किया, यहाँ से इसी कॉलेज से दिया, से कितने परसेंट मार्क्स है दूसरे? 78%, 70%। B is greater, J is greater। बुक पर है अभी तक इंटर में, इसमें कौन सी बुक पर है? एनालिस्ट, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में एनालिस्ट करते हो आप? विदाउट एनालिसिस, विदाउट आए पड़ेगा उसको आउट है। और आप कहते ही नहीं, कैसे जेई क्रैक कर दोगे, सुन के दिल्ली में एग्जाम अच्छे से देगा। मतलब कहीं बस भाई करा किसी ने सॉल्व करके दिखाया, वो लास्ट आंसर निकाल के क्या आंसर आएगा इसमें, ठीक है? सम्मान, सम्मान आपको आना चाहिए, कोई पूछ में पॉइंट है। लॉक फाइव कितना होता है बता सकता है? द्वारा से एक मिनट प्लीज, आप बताएंगे नंबर की लॉक फाइव कितना होता है? स्टूडेंट है, ये लॉक 10/2 को सॉल्व कैसे करें? खड़े हो प्लीज, जेई वाले बच्चे खड़े हैं, लॉक 10/2 को सॉल्व कैसे करें बताओ? तो ये सब लीड वाले इनको नहीं आता। चीको इससे पूछते हैं, और भी आपसे का लॉक 10/2 को सॉल्व कर देते, नहीं आता? आता नहीं क्या? नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको कुछ कह रहा है इधर, पूछ रहा है इनसे, कुछ कह रहा है बताओ। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप क्या कैसे कह रहे थे, कैसे करेंगे, इसे डिस्कस कर रहे थे ना। इसे 10 क्या हुआ, वो मना गया ना बोलने से। मुझसे पूछेंगे लॉक 10 का मतलब, लॉक 10/2 को दो तरह से कर सकते थे आप। पहली बात, लॉक 10/2 का मतलब सिंपल सा है, लॉक 10 माइनस लॉक 2। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है?
लॉग ए माइनस लॉग बी। अब आप सब बच्चों को लॉग टू याद होना चाहिए, 0.3 होता है। अब लिखने की जल्दी मत करो, हमें लॉग टू टिप्स को कंपटीशन में देगा नहीं। और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। व्हाट स्पेशल? व्हाट स्पेशल इसमें क्या खास बात है? लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है? बताओ लॉग 100 कितना होता है, बताओ जल्दी से प्राची। 2 होता है पक्का? शी इज राइट। लॉग 100 2 होता है, बिल्कुल सही कह रही है। कि इसके पीछे रीजन ये है, मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को शुरू में ले आता हूँ, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 होता है। करेक्ट। लॉग 1000 कितना होता है? 3 होता है। ऐसे लॉग 10,000 कितना होता है? 4 होता है। गुड। ये सब बच्चों को पता हो, ये कोई कंपटीशन में देगा नहीं आपको। लॉग 2 की वैल्यू में लर्न ऑन 0.3, 0.3। लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्स 0.5। चलता है इतना, कैसे पता? ये हम सबको याद होना चाहिए, इसके बिना हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। सो वो देगा ही नहीं वैल्यूज। लो आंसर भी आगे आप कर सकते हैं, -2.303, 10। और लॉग 5, लॉग 10/2 निकाल दिया मैंने, 0.7 आ गया था। बस ये सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। देख लेना आप, कैलकुलेशन है वो तो कोई इशू नहीं है, बट 2 छोड़ दिया मैंने। अच्छा, आंसर किस यूनिट में आएगा? ये जो आंसर आएगा ना, देखो देखो देखो, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये वाली यूनिट आएगी लीटर एटमोस्फेयर। फिर आपको जूल बनाना हो तो वही फैक्टर काम आएगा, 101.3 वाली। और हम सॉल्व, इसकी प्रैक्टिस करें, यूज टू ये। ऐसे क्वेश्चन को देखते करने के अंदर आपके अंदर आर्ट आनी चाहिए। और इसका एक ही आंसर है, बैठना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बातें करने से लाइफ नहीं चलेगी। और ये सपने देखने से नहीं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ऐसे कभी भी नहीं बन पाओगे, ये फैक्ट है। मतलब एमबीबीएस तो बहुत दूर की बात है, बीए में से भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, बीडीएस में भी नहीं हो पाएगा। देखो अब जैसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, गैस, ये जी, ये सॉलिड है, ये गैस है। अब थर्मो के अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है ना ब्रैकेट में, उसकी फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है, भौतिक अवस्था। ध्यान रखिएगा, थर्मो के अंदर ये नेसेसरी होता है, ये स्टेट दिखाना। कंपटीशन भी करेंगे या ओबीओ भी करेंगे। ये कोई रिएक्शन हो रही है, इसका डेल्टा यू इतना है, डेल्टा यू नोट कर लेना, -742.7 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा यू है, डेल्टा यू। और ये 298 कैल्विन पे है, 298 कैल्विन। और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे डेल्टा एच, डेल्टा एच कैलकुलेट। तो आप भी समरी बना लो ऐसे क्वेश्चन की तरफ जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिजर्विंग है, आपको बड़े आराम से नीट में तो मिलेगा ही मिलेगा। नीट पे तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करें स्टार्ट। एक चांस मैं आपको देता हूँ, अगर आप करना चाहते हो कर लो। कल के नोट्स में इसका फॉर्मूला बना रखा है डायरेक्ट, कल के नोट्स में इस काम के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना। नहीं याद हो तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, आपको फॉर्मूला देखने का राइट। आप याद मत करिएगा, एग्जाम में भी फॉर्मूला देख के कर लेना। आप वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला देख लिया नोट्स कैसे तो एटलीस्ट वैल्यू। वो आजकल सवाल है किसी की। तो आप पीछे ना करते हो, वहीं करिए ना। हम लोग नोटबुक दूसरे लिया ना, जी वो होगा ना, यही कहता है फॉर्मूला का चलता फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ सही है। जल्दी करो, वैल्यू पुट करो, क्योंकि नोट से फॉर्मूला देखने का राइट है। देख लो सर, वैल्यू पुट की चेक करवाए, वैल्यू सर सॉल्व करने के लिए आपसे कहा वैल्यू पुट करके तो दिखाई चेक करवाएंगे, आपको अपना काम वैल्यू पुट कर दी। मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे अंडरस्टैंड। 40
अभी देखो इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है। चलो वैसे तो सही कर रही वैल्यू सेम 50, लेकिन अभी भी फॉल्ट है। करिए अपना काम, करिए मत दिखाइए, आप लोग अपना काम करिए, आदमी बढ़िया है। अरे यार गर्ल्स प्रैक्टिस देखने वैल्यू गुड की बॉयज तो स्टार्ट ही नहीं कर पाए। वैल्यू रखने के लिए कह रहा हूँ, कुछ सॉल्व नहीं करना। नो, ये रॉन्ग है, आपने इससे सॉल्व किया ना, मुझे राइट रॉन्ग है। जब गर्ल्स से किया और कोई सेट करो ये करेंगे, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे वैल्यू देख रहा हूँ कि क्या की वैल्यू आपने कोई सॉल्व नहीं करना किसी ने। जब से किया हमको मलाई थी, नहीं आए थे तो किसी आसपास से बच्चे से किसी एक से पूछ रहे, उससे पूछ रहे। ये भी नहीं आया था, कोई बात नहीं, वो तो आपका मन है, उससे पूछ रहे हो तो कल आए थे। वो लिख ही नहीं पाए होंगे। बस ये देंगे उससे। अच्छा फॉर्मूला मिलता है, वैल्यू पुट करो, बता आंसर बैठ। ये वैल्यू तो वो आए थे, उनसे फॉर्मूला पूछ के वैल्यू मिलता है। बस देख लिया, देखो ये है कॉम्पिटिशन, ये है सच्चाई। कैसे करेंगे सॉल्व, हम जब छोड़ के आ जाएंगे, बस तुक्का उक्का मार के आ जाएंगे। किसी का ठीक हो गया, सही हो गया, वरना तो नेगेटिव मार्किंग करेंगे, ये होता है देखो हमारे से। फिर हम कहते हैं हम सिलेक्टिंग, सिलेक्शन ना होने के पीछे रीजन ये है, पढ़ेगा। हमने मेहनत कहाँ की, हमने घर में बैठे कहीं कॉलम्स ही नहीं करी, हम सीधा उसी दिन करेंगे, और वो भी तुक्का मार के आएंगे। बोले पेपर बहुत टफ था, पता नहीं कैसा आ गया, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर ये बातें करेंगे और हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये है सच्चाई। अब जरा यहाँ देखो सब, देखो पहली बात, आपको मैंने कल के नोट्स में एक फॉर्मूला ये बताया, यहाँ डेल्टा ई का था, डेल्टा यू एक ही बात होती है। आपको लिखे मत, नोट मत करें नेसेसरी, ये सब कल आपको बताया गया था। ये था स्टेट फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। आपको ये कैलकुलेट करना था, सिर्फ आपको ये वैल्यू रखनी थी, ये वैल्यूज, ये आपको समझाई गई थी कल, ये वैल्यू कौन सी कितनी रखी हुई। डेल्टा यू तो आपको दे ही रखा था, -742.7। ये लो मैंने डेल्टा यू की जगह रख दी। डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ, डेल्टा एनजी निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक लड़की ने सही निकाला, गलती उनसे भी हुई। यहाँ पे गैसेस मोल एक थे, और यहाँ पे गैसेस मोल 3/2 थे। मैंने कल भी स्पेशली कहा था, सिर्फ इसमें गैसीय मोलों को देखा जाता है, गैसीय। ये जी का आपको मीनिंग बताया था मैंने। यहाँ पे गैसीय मोल 1 है, और यहाँ पे 3/2 है, 3/2 को 1.5 कह लो, एक ही बात होगी। आई बात समझ, मैंने और कंसिडर ही नहीं किया, सॉरी ये गलती कर दी। ये भी तो गैस है, ये भी तो गैस है। 1+1 2, 1+1 2 दोनों आएंगे, गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट। उधर गैसीय मोल 2 है, उधर गैसीय मोल 3/2 है। ये सही हो रहा है? देख लो भाई सब लोग, किसी को दिक्कत तो बोल दे यहीं पर ही। ना मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, ना इसे कर रहा हूँ, क्योंकि वो लिक्विड है, वो सॉलिड है। इसमें सिर्फ गैसीय मोल आते हैं, मैंने कल आपको स्पेशली कहा था, इसका रीजन बताया था मैंने आपको। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना आर की वैल्यू सही पुट नहीं करता। आर की वैल्यू यहाँ पे स्पेशली रखी जाएगी 8.314, क्या रखा है 0.082 है। आप जूल में काम कर रही हैं, समझिए पहले। गलती करना गलत नहीं है, गलती से सीखो कि गलत क्यों हुआ था। आप जूल में आंसर निकालने जा रही हैं, तो 8.314 रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर कितना है? 298 कैलविन, ये कैलविन वाला टेम्परेचर। मैं मैडम मत लिखो अभी, हो सकता है आप में से काफी बच्चे ने यहां तक कर लिया हो, अभी भी ये रॉन्ग है। अगर मैं इसको सॉल्व करके बैठ जाऊं ना, लगा दूं अपना गणित कैलकुलेशन करूं, तब भी मेरा आंसर होगा। बताओ कहां फॉल्ट है, कहां फॉल्ट ढूंढो, कमी ढूंढो ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वैल्यू किलो जूल में, ये किलो जूल पर मोल में, ये हमारा पूरा फैक्टर जूल पर मोल में। इसे किलो जूल बनाना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। जब इस सब इसको 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, किलो जूल नहीं करेंगे।
अब नो डाउट इसको सॉल्व करो, आपको 100% राइट आंसर मिलेगा। आपको दो राय नहीं। देखो अभी तो देखो एक बात और भी है। अब ये कहना बड़ा आसान है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में बड़ी निशानी आएगी आपको। 8.314, इसको 298 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इतना इतना टाइम लग रहा है। और नीट के अंदर तो 1 मिनट भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मारने पड़ते हैं। इसको 8.3 मान लिया, 14 को छोड़ दिया, इसको 8.3 मान लिया, चलता है। इसको 300 मान लिया, दिस फैक्ट। देखो प्रैक्टिस करके पता लगेगा ना। जब हम कुछ करेंगे नहीं, वहीं पे करेंगे तो गलत तो अपने आप ही है। इन सबकी तैयारी पहले से करके जानी पड़ती है। देखो अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना कितना आसान है। इसको 300 मानते ही 3 से कोई भी गुणा करके कोई बड़ी बात होना है, 5 से कोई भी गुणा करके सबको पहाड़े याद होते हैं। डिवाइड 1000 से कोई भी करके फटाफट होगा, सेकंड्स में क्वेश्चन होगा। और अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा। लगभग हमारा आंसर को मैच करेगा, उसको टिक कर देंगे। वरना अगर हम सही कैलकुलेशन करने बैठ जाए ना, इसके अंदर 2-3 मिनट स्पेंड हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, ये है कंपटीशन। हम तो भी शुरुआत, रेस की शुरुआत ही नहीं करी, जीतेंगे तो पता नहीं कब। जब तक हमने, हमें तो वैल्यू फॉर्मूला ही नहीं याद है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा। शुरुआत करो, कॉन्सेप्ट सीखो। एक क्लास में थ्योरी होती है, इसका काम ही नहीं होता। फॉर्मूले समझाए जाते हैं, क्या रोल है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ये कितने सारे स्टेप चाहिए। और हमने अभी तो ये भी शुरुआत नहीं करी, ये तो बहुत बात ही कर। भैया अगर पढ़ना है, सीखना है, तो दिक्कत करिए कुछ। और देखो एक बात और है, अभी फिजिकल चल रही है, ऑर्गेनिक जस्ट इम्पॉसिबल। आपको समझ में नहीं आएगी हुआ क्या। ये जो पढ़ रखा है ना आपने, वो समीकरण याद करना, वो ऑर्गेनिक नहीं है। एक ऑर्गेनिक का स्टैंडर्ड है, एक तरीका है। तो जागो भाई जागो, अभी भी टाइम है। अभी अगस्त चल रहा है, अभी भी टाइम है। अगर कुछ हो सकता है अभी भी हो जाए, वरना 1-2 महीने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा। ध्यान है। लो भाई, किसी कॉपी करना कर ले, मर्जी में। सब अपना तरीका बदलिए, मेहनत करिए, मेहनत। ऐसे हवा में नहीं। ठीक है, लाइफ को एंजॉय भी करिए, मना नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। लेकिन पढ़ना, मोबाइल फोन ये नहीं है कि सर अब व्हाट्सअप कर लिया, फेसबुक हो गई, किसी को मैसेज कर दिया। अपनी स्टडीज भी तो कर रही है ना। वो स्टडीज तो हमारी जीरो, हमें एक चीज पे ध्यान देना है, एक चीज हमारी जीरो। ठीक है। ठीक है, अपना बड़ा फ्यूचर है, सब अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं, करते रहिए। इस फेस से निकलना पड़ेगा। और शॉर्टकट तो है ही नहीं। सोचा है ना कि किस्मत में है, लक है, हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है। मेहनत। आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जो लक से सिलेक्ट हो गया और नीट के अंदर ना आगा। जिसने मेहनत करी वही सिलेक्ट हुआ। ये सब घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके आएगा, पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू रख के छोड़ दो, आप घर पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। अननेसेसरली इसको ये पूरा सॉल्व वॉल्व मत करना। चल स्टूडेंट, देखो इतना हमारा लेक्चर कल तक हो गया था, उसी को मैंने थोड़ा सा रिपीट किया, उसी की प्रॉब्लम्स कराई। और अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए, उनके डाउट लेके आने चाहिए। पढ़ेंगे तो डाउट, कल मैंने वो दिए थे 1 to 25 क्वेश्चन करके देखे थे, हो गए सब। हो गए सब। बताओ फिर वही ना। 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन कहा था मैंने, एटलीस्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, प्लस काम पूरा करें। आज का टॉपिक हमारा एंथैल्पीज को लेके रहेगा। आज का आर्टिकल हमारा एंथैल्पी है, नोट कर ले हेडिंग में। कल आपको मैंने एंथैल्पी की डेफिनेशन प्रॉपर सिखाई थी, नोट कर लो फिर से। आर्टिकल है एंथैल्पी। आज हमें वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की स्टडी करनी है। एंथैल्पीज बहुत तरह की होती है, उन सब एंथैल्पीज के बारे में पढ़ना होगा आज। बात ना करेगा बच्चा, एंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग। क्या होती है एंथैल्पी, बताना किसको पता। इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। यस, एंथैल्पी एनर्जी है, मना कोई नहीं कर रहा है। कौन सी एनर्जी है? टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लो एनर्जी है ये। चलिए, अब फिर एक एंथैल्पी एनर्जी की बात हो रही है। आज हमारा पहला टॉपिक इसमें रहेगा। हमें ये स्टडी करना होगा कि एंथैल्पी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एंथैल्पी की डेफिनेशन हम कल पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल है फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, अब ये स्टार्ट करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं।
इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। देखो जी, अब कुछ फैक्टर है, ध्यान देना, समझाते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। पहला एक फैक्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति। आपने देखा, हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई हमारे में से पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, जितना मर्जी उसे कह दो। पता क्यों? हर एक की नेचर अलग अलग है। नेचर नहीं ऐसे बनाया होगा, वो चीज तो हमारे ब्लड में है। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, जितना मर्जी कह दे कोई, तो नेचर अलग है। नेचर के अलग होने से एंथैल्पी डिस्टर्ब हो जाती है। मान लो मैं, ये तो पीछे को बात कर रहा है भाई, मान लो मैं सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं और पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराऊं, ये दोनों में सेम एंथैल्पी मिल ही नहीं सकती। यहाँ की एंथैल्पी और यहाँ की एंथैल्पी कभी बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम की नेचर अलग अलग है, अलग अलग प्रकृति है। तो नेचर प्लेज अल्टीमेट रोल। ठीक है, जब दोनों की नेचर अलग है, एंथैल्पी भी अलग अलग मिलेगी। मान लो मैंने सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, या मैं सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं, फिर एंथैल्पी अलग आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नेचर अलग अलग है। जैसे ही मैं नेचर को बदलूंगा ना, एंथैल्पी 100% बदलेगी, नो डाउट एट ऑल। तो पहला फैक्टर है नेचर। दूसरा फैक्टर, नोट डी का नाम, फिजिकल स्टेट, जिसको हम भौतिक अवस्था कहते हैं। आपने सोडियम को लिया, सोडियम में भी सॉलिड, सोडियम में भी लिक्विड, सोडियम में भी गैस, ये कैसे मिलेंगे? इससे भी एंथैल्पी प्रभावित होती है, इससे भी एंथैल्पी में फर्क पड़ता है। सॉलिड की अलग तरह से वर्क करने की एफिशिएंसी है, लिक्विड की अलग होती है, गैस की अलग होती है, तब भी एंथैल्पी बदलती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बोला था पॉइंट, कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन लिखते हैं ना, तो ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट लिखना नेसेसरी होता है। उसके पीछे रीजन यही था, क्योंकि भौतिक अवस्था के बदलने से एंथैल्पी बदलती है, नो डाउट एट ऑल। तीसरा फैक्टर है अमाउंट। अमाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे मात्रा कहते हैं। आपने यहाँ पे एक मोल लिया, हो सकता है कहीं पे 2 मोल ले लें, 3 मोल ले लें, 4 मोल ले लें, ये सब डिस्टर्ब होने लग जाएगी, क्योंकि एंथैल्पी वैसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट डिपेंडेंट। ठीक है। चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, अभी डिटेल में सिखाना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर कैसे डिस्टर्ब करता है, इसको बहुत डिटेल में करवाना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर दिस। इसे किरचॉफ लॉ कहते हैं, ये आएगा आर्टिकल। प्रेशर, प्रेशर भी एंथैल्पी को डिस्टर्ब करता है, बिकॉज आपको पता है एंथैल्पी हाई फंक्शन टेम्परेचर प्रेशर, कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग। अब प्रेशर डिस्टर्ब होगा तो एंथैल्पी तो 100% डिस्टर्ब होगी, नो डाउट एट ऑल। प्रेशर भी इसको अफेक्ट करेंगे। एक होता है, उसे कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म इसको हिंदी में कहते हैं ना, अपर रूप। क्या होता है एलोट्रोपिक फॉर्म? जैसे मान लो मैंने कहीं पे कार्बन यूज की, अब कार्बन हो सकता है ग्रेफाइट हो, और कार्बन हो सकता है डायमंड हो। आपको पता है डायमंड और ग्रेफाइट के कार्बन के एलोट्रॉप्स है, अपर रूप है। जो परफॉर्मेंस ग्रेफाइट की है वो डायमंड की नहीं मिलेगी, जो डायमंड की वो ग्रेफाइट, अलग अलग। जैसे ही आपने एलोट्रॉप को बदला, एंथैल्पी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो ये सारे फैक्टर हैं जो एंथैल्पी को डिस्टर्ब करते हैं, एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। एंथैल्पी का एनर्जी का नाम है और कुछ नहीं। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट अभी देखेंगे, जहां जहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, एक बार नोट करो, नोट करो फटाफट जल्दी से। तो भाई सब पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छा लगे हमें भी क्लास में आते हुए यार अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या, बिल्कुल बेकार स्टूडेंट है। एक माइंड सेट हो जाता है बच्चों के बारे में, यार पता नहीं कैसे स्टूडेंट, मेहनत करना चाहते नहीं है। क्यों? वो अपनी वो पुरानी वाली जिंदगी वही, जैसे 11वीं 12वीं इंटर कॉलेज में करी, हंस हंस के टाइम पास कर लिया, किसी की मजाक बना दी, इससे बाहर निकलो, बड़े बनो, मैच्योर बनो, वहां तो आपका मन है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, वो आपका, लेकिन आगे बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। उसके पीछे रीजन है हम खुद ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज भी सोचते हैं वही इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप बस हंसी मजाक करे घर चल गए। नहीं, ड्रॉप कर रहे हैं आप, 1 साल खराब होने में जा रहा है अगर नहीं तैयारी की तो। देख लो, अगर आपको 1 साल खराब करना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, मार्केट जाओ, बुक्स खरीदो, किताबें लो। किसी को महंगी लगती है तो वैसा ऑनलाइन ले लो, सेकंड हैंड ले लो, ये तो खुद कोशिश करनी पड़ती है। अभी हमें कपड़े खरीदने हो, फोन लेना हो, हम अच्छे से अच्छा ले लेंगे,
शूज लेने हो एकदम से ब्रांडेड लेंगे, लेकिन अगर बुक की बात आएगी तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। ये हमारी सोच ही तो है, हमारी थिंकिंग खराब है, नहीं भाई पैसे नहीं लगाने। ठीक है, अगर बुक खरीद ही नहीं सकते तो फिर कितने बड़े अफसोस की बात होगी। किताबें इतनी महंगी तो नहीं आती। अमाउंट, इससे मात्रा कहते हैं। ये सारे फैक्टर एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले हैं, एंथैल्पी को डिस्टर्ब करने वाले हैं। उसमें नेचर है, इसे प्रकृति कहते हैं। फिजिकल स्टेट का भी एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको, बड़ा स्पेस नहीं है, जल्दी से लिखो बिल्कुल। ठीक है जी, क्लियर हुआ, वॉइस हो गया। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा समझा दें, यहाँ पे ना दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे अच्छे। देखो, जैसे मेरे पास सोडियम है, अभी मैंने कहा था मैंने इसकी सॉलिड स्टेट में रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड बना। और ऐसे ही हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल केस, यहाँ पे जो एंथैल्पी है ना, इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक्स है, ओके। और डजंट मैटर, हमने इसको माइनस में ले लिया। देखो ये भी एक बात मैटर करती है, जरा इसको भी सीख लो आप। एंथैल्पी जो होती है ना, देखो इधर इसको सीख ले, प्लस माइनस के, आप इसको ऐसे कह सकते हो, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, है ना, अंतिम माइनस माइनस प्रारंभिक। हो सकता है कहीं पे एच फाइनल एच इनिशियल से बड़ा हो। अगर ये बड़ा है तो एंथैल्पी का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। बड़ा है ना, ये वैल्यू बड़ी का मतलब प्लस में आएगा। हो सकता है छोटा भी हो, तो साइन कैसा आएगा, माइनस में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका अपने एक अर्थ है। अगर फाइनल वाली एंथैल्पी इनिशियल से ज्यादा है, इसका मतलब ऊर्जा बाहर से आई, तभी तो ज्यादा है। सोच के देखो ना, फाइनल इससे ज्यादा कैसे हो गई भाई, ये तो हमारी कुछ इनिशियल थी, कुछ भी थी, ये बड़ी हो गई, इसका मतलब बाहर से एनर्जी आई। तो प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक, हिंदी में कहते हैं उष्मा शोषी। देखो उसमें कंफ्यूजन ना हो, ये साइन में कंफ्यूजन ना हो, इसको भी क्लियर कर लो। 10 बार पूछ लो, ये ना हो कल फिर पता लग रहा प्लस क्या माइनस क्या, वरना फिर पढ़ने का फायदा नहीं है, थर्मो तो ऐसी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ है। देखो फाइनल वाली एंथैल्पी कम हो गई, कम क्यों गई, इसका मतलब ऊर्जा बाहर चली गई, निकल गई। प्रोसेस का नाम कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ये साइन को भी देखो, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को, अभी भी समझ लो, दिमाग यही रखो अपना। अगर एच फाइनल एच इनिशियल से बड़ा है, डेल्टा एच प्लस आए, और जहां छोटा है वो माइनस है। एंडो का मतलब वेरिएबल अंदर आना, और एक्सो का मतलब बाहर, एग्जिट से बना, वेरी इजी। तो ये साइन कन्वेंशन भी क्लियर होना चाहिए, भी लिखने का बात नहीं। अब जैसे मैंने माइनस साइन दिखाया, माइनस का मतलब ये वाला केस, इसका मतलब इतनी एनर्जी क्या थी, निकली थी, एक्स किलो जूल एनर्जी निकली थी, इसका मतलब साफ साफ ये। अब मैंने यहां ले लिया सोडियम गैसेस स्टेट में, सोडियम गैस बन सकता है, तो बड़ी बात नहीं है, मैं इसको हीटिंग करके गैस बना सकता हूँ। अब मैंने ये रिएक्शन करा दी, मैटर चांस। अब जो एंथैल्पी है उसको वाई मान लेते हैं, वाई, वो वाई डजंट मैटर, वाई, वाई किलो जूल पर मोल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखो अब एक क्वेश्चन बना दिया देखो मैंने, आप मुझे बताना इन दोनों समीकरणों को देख के, इन इक्वेशन को देख के, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा, इक्वल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। चार ऑप्शन हमारे पास है। देखो अब जो भी किसी को कुछ कहना है, सोच समझ के कहना, रीजन के साथ, तुक्का उक्का तो बिल्कुल नहीं, किसी को लिखना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन तैयार हो गया, बुक्स में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, देख लो भैया आराम से। अब इनमें से एक चॉइस करो, या तो एक्स वाई से बड़ा है, या छोटा है, बराबर है, या कुछ भी नहीं। वॉइस वॉइस से करते हैं स्टार्ट, वॉइस कुछ कहना चाहते हो, अमरजीत कुछ कहना चाहते हो, किसी ने बोलना शुरू कर दिया, बोलना नहीं, क्या हुआ, क्या समझ लिया ना आपने, आपस में मत बात करिए। वॉइस के लिए पहले ऑफर है, वॉइस के लिए चांस है, वॉइस बताए, बोलिए मिस्टर हमजा, बोलो, इक्वल पक्का, क्यों, इसका भी उत्तर दीजिए, दोनों इक्वेशन सेम है।
मान लेते हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। और कोई बॉयज का कोई व्यू? इसी बात को कह दो कि इक्वल होंगे नहीं होंगे। बॉय से यही क्वेश्चन है, ये इक्वल होंगे नहीं होंगे? ये तो कह रहे हैं इक्वल है। तो दोनों समीकरण से मैंने बैलेंस बैलेंसिंग कर रखी है, वो अलग बात है, वो मैं कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं। सही कहना है, अभी इक्वेशन सेम ही लग रही है, तो एंथैल्पी सेम ही होगी। कुछ आपको कहना, बताओ। सेम होगी? सेम होगी? पक्का? और किसी को आया होगा? अमरजीत तो कुछ कह रहे, सिस्टर अमरजीत। सेम होगी? सेम नहीं होगी? सेम है ना? चलो गुड। गर्ल्स बताइए, सेम होगी नहीं होगी? आप बताना चाहते हैं कुछ? हाँ बताओ। सेम होगी ना, क्योंकि वो भी सेम वही है जो। हाँ जी। मतलब दोनों की वैल्यू बराबर आएगी ना, ये लास्ट आंसर है ना। चलो वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। और कोई इधर बैठे हैं, आप दोनों में से किसी कुछ कहना, बताओ आप भी। क्यों नहीं होगी? खड़े हुए बोलिए। हाँ, पहले इन्हें सॉलिड है, सोडियम नहीं, सॉलिड है, फिर गैस से लगी। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इससे कुछ फर्क पड़ता है? देखो, उन्होंने एक बात क्रिएट की है, एंड शी इज राइट। ये सही कह रही है। आप जो कह रहे हो ना सेम होगी, आप सब गलत कह रहे हैं। तीन बॉयज ने बोला, एक गर्ल ने बोला, दे आर रॉन्ग। बैठ जाओ बैठ जाओ, वेरी गुड, मैं बता देता हूँ। ये दोनों एनर्जी बराबर हो ही नहीं सकती। देखो, इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास एक फ्यूल है, फ्यूल, इसको हिंदी में ईंधन कहते हैं। एक फ्यूल है, लकड़ी है, वुड है। और एक फ्यूल मेरे पास है, एलपीजी गैस, जो घर में इस्तेमाल होती है। क्या दोनों से बराबर एनर्जी होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मिलती होती ना, तो फिर हम लकड़ी जलाते। और क्या? लकड़ी की एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है एलपीजी के सामने। एलपीजी गैस की एफिशिएंसी ज्यादा है। वेल नोन है, गैस ज्यादा ताकतवर होती है। गैस के साथ रिएक्ट करना ज्यादा आसान है। ये तो ठोस है, सॉलिड है, पहले तो इसे इतना गर्म करना पड़ेगा। पहले से इतना गर्म करना पड़ता है, गर्म होकर फिर ये हीट देगी। और गैस में क्या, गैस तो एकदम से जलती हीट दे देगी। आप सोच के देख लो कभी भी। आप प्रैक्टिकल लाइफ में लकड़ी जलाओ और गैस जलाओ, तो पता है सब घर में गैस ही यूज कर रहे हैं। जल्दी वर्क करती है, ज्यादा एफिशिएंट है। लकड़ी में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और आउटपुट भी नहीं मिलता। देखो, नो डाउट, इस छोटी सी बात से बहुत फर्क पड़ेगा। ये आंसर गलत है। एक्स और वाई तो बराबर हो ही नहीं सकते, जिसने कहा रॉन्ग, या किसी के माइंड में आ रहा। अभी हमारा सवाल फिर वही है। अब ए और बी में से क्या आंसर है? या तो एक्स वाई से बड़ा है या वाई से छोटा। पीछे मत बोलो, पीछे मत बोलिए मैडम, पीछे मत बोलिए। लास्ट का कोई तरीका है, ऐसे नहीं। बताओ, पीछे बैठिए गर्ल्स, आपको बताना, बताइए, आप बताइए। यस, आपसे कह रहा हूँ, इधर जो पीछे देख रहे हो, चलेगा? हाँ। क्यों है? अब रीजन दो, क्यों? वाई एक्स से बड़ा क्यों? रीजन तो चलो मान लेते हैं। रीजन कारण तो कोई होगा ना। तो रीजन नहीं है आपके पास, तो बात नहीं, तो आंसर भी नहीं माना जाएगा। बैठ जाइए, आप लोग कुछ कहना, आप बताइए। प्रैक्टिस कर रही है क्लास, बोल लिया ऐसे नहीं। आप आए नोट्स बना के चले गए, ये क्लास नहीं होती। क्लास में सबका पार्टिसिपेट हुआ इधर। ठीक है, रैंक की बहुत इंसान हुआ है, तो मतलब पार्टिसिपेट तो करिए। बुरा भी नहीं मानते किसी का। सर भी नहीं आती। हाँ जी सर, मैं जितना मर्जी करूँ, तो बुक तो मिलेंगे नहीं। तो बाकी लोग बताया तो रीजन है, बिना रीजन के नहीं का चीजें पूछते हैं। एक्स मोर देन वाई और वाई मोर देन एक्स। जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। बाकी किसी को बताना, बताइए, इधर लोग बैठे हैं। चलो अच्छा, अभी अच्छा आप बताइए, आप बता रही लेकिन यहाँ पे टाइम इशू नहीं है, देर को कोई इशू नहीं है कि जल्दी करेगा। क्यों क्यों? ये बताओ ना, सॉलिड में क्या होना, सॉलिड में क्या होना, उनकी बात से सुनना। हाँ बताओ। क्यों क्यों क्यों? बताओ बताओ, इसको और एक्सप्लेन करो। देखो, ये सही कह रही है, शी इज गोइंग राइट है, उन्होंने एक सही वर्ड बोला भी है। बैठ जाओ। यहां पहले सोडियम के एटम्स को अलग अलग करना पड़ता है। ये परमाणु सारे पास पास है, सुन लो, मैंने बात ना करेंगे। यहां परमाणुओं को अलग करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उन्होंने सही वर्ड बोला है। यहां एनर्जी देनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या खास बात है? सब फ्री बैठे हैं, फ्री। अलग करने की जरूरत ही नहीं। ये पहले से फ्री बैठे हो, यहाँ पे एनर्जी लग जाएगी।
जब आप यहाँ एनर्जी खर्च करेंगे तो नेचुरली आपको रिजल्ट कम मिलेगा। यहाँ रिजल्ट कम मिलेगा क्योंकि देखो अब जैसे आपके साथ है, आपकी 11वीं 12वीं के फंडामेंटल अच्छे नहीं है, पहले तो वो फंडामेंटल समझाओ, फिर उसे कंपटीशन लेवल पे लेके आओ। अगर आपने 11वीं 12वीं अच्छे से, कंपटीशन पढ़ना बहुत आसान था, आपका सिलेक्शन अपने आप होता। वो 11वीं 12वीं को एक स्ट्रॉन्ग करने में एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो उससे रिजल्ट कम हो जाता है। देखो यहाँ रिजल्ट कम आए, ये सही कह रही है, वाई मोर देन एक्स, इसका आंसर ये है। देखो, क्योंकि आपको यहाँ मोलिक्यूल्स को अलग अलग करना पड़ेगा, वो जो अलग अलग करना पड़ रहा है उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, और यहाँ अलग करना ही नहीं पड़ रहा बिकॉज ये पहले से अलग अलग बैठे हैं। गैस को अलग क्या करना, गैस के तो एटम भी खाली बैठे हैं, फ्री है, जाके एकदम से रिएक्ट करेंगे, टाइम भी बचेगा, और मेन बात है एनर्जी भी खराब नहीं होगी। यहाँ एनर्जी खराब होगी बहुत ज्यादा। नो डाउट, यहाँ वाई मोर देन एक्स, वेल डन, इज राइट आंसर ही। नोट करना, नोट कर लो, ये है कॉम्पिटिशन। इस तरह के सवाल वहां आएंगे, ये सब किताबों के अंदर मिलते हैं। आप कोशिश करें, आप लाएं, तभी तो पता लगेगा ना। ठीक है, इसको क्या लिखना भी क्या बता दिया मैंने आपके सामने। तो ये था पहला फैक्टर जो एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। चलिए, इसको लिखने का फायदा नहीं होने वाला है, ज्यादा से टाइम वेस्ट करो। अब दूसरी बात सुनो, अब एक काम और करता है, देखो दोबारा से पहले समीकरण देखिए। अब मैं दूसरी समीकरण में भी इसको सॉलिड बना रहा हूं। सुनो, देखो, देखते रहो, अब देखने वाला काम है। इसको मैंने, अब इसको मैंने 4 कर दिया, इसको मैंने वही O2 रखा, इसको 2 कर दिया। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, पीछे मत बोलना, बॉयज ध्यान से देखो पहले। सवाल फिर से वही है, एक्स मोर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई, और इस बार मैंने सॉलिड कर दिया। देखो तो सुन लो, जो कह रहे थे ना बच्चे कि वो ठोस लिया, वो गैस लिया, ऐसा मैंने दोनों ठोस ले रखे हैं। बस यहाँ पे अटेंशन है ना, मोबाइल में नहीं जाना, यहाँ देखो, देखो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। अब आप ही बता दीजिए आंसर, बताओ जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या है? खड़े होगी, कम से कम बताइए, कोशिश तो करिए। इधर y मोर देन x और y लेस देन x इक्वल्स टू y बराबर जो भी है, बताओ, खड़े रहो ना, बताओ, बोलो। तो पता ही नहीं क्लास में हो गया रहा, कहीं और बिजी है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करें, जो लोग बोलते ही नहीं एटलीस्ट वही बोले। पीछे गर्ल्स बैठी हैं कॉर्नर में, बताएंगे आप? कुछ नहीं कहना आपको भी? क्यों है? बताइए, गर्ल्स के साथ ही बुरी कंडीशन है। आप बैठे हैं कॉर्नर, बता दीजिए आप, SD वाले बच्चे, इनमें से कोई चॉइस तो करो, बोलो मत, बोलो मत, जल्दी से खड़े होइए। क्या होगा इन चारों में से आंसर है? क्यों बी? क्यों बी? इसे इन्होंने बताया कि आगे बैठे, इन्होंने बताया कि आगे बैठे हुए आपसे, फिर आप बताइए, रीजन दीजिए इसका फिर, वाई इज बी? चलो आप सही कह सकते हैं, सही होगा मे बी आंसर, वाई इज बी? इन्होंने बताया होगा आपको, आप तो बोल ही नहीं पा रहे थे, फिर रीजन दो ना, फिर बी क्यों है, रीजन दो, बताओ। आप बता क्यों रहे हैं? ज्यादा आता है क्या आपको? रीजन दीजिए, वाई इज बी? कुछ तो, कोई तो पॉइंट होगा दिमाग में जिसकी वजह से बी बोला, कोई तो रीजन होगा बी बोलने का, या ऐसे ही बस सी क्यों नहीं बोला फिर आपने? बी कोई स्पेशल अल्फाबेट आपके लिए कोई फेवरेट वर्ड है क्या? अच्छा, बी एकदम से दिमाग में आ गया। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? शादान। शादान का बी से कोई करेक्शन लग रही है, आपके नाम में कोई बी नहीं आता, आप ऐसे ही बोल देते। देख लो शादान भाई, क्या हाल है हमारा, हमें यही नहीं पता कि हमने बी क्यों बोला, दिमाग में एकदम से बी आ गया, इसलिए बी बोल दी। वाह भी वाह, क्या आंसर है, बड़ा दुख की बात है। बैठ जाइए, आप बताइए हमसे क्या आंसर है इसका, खड़े हुआ करें कम से कम। हाँ, आंसर क्या है, आंसर क्यों है बी? हाँ, ज्यादा हो गया इसलिए, सही यही कहना चाहते हैं ना आप, इज राइट, वेरी गुड, ये सही कह रहे हैं, मैंने डबल कर दिया मोल, देखो डबल, क्वांटिटी को डबल कर दिया, मात्रा को दुगुना कर दिया, 100% एंथैल्पी डबल हो जाएगी।
ये y मोर देन x है, वेरी गुड। देखो कुछ तो बोला, एटलीस्ट क्वांटिटी ज्यादा हुई इसलिए वैल्यू ज्यादा हो गई। भाई किसी के पास, किसी की बाइक में 1 लीटर पेट्रोल है, किसी के पास 2 लीटर पेट्रोल है। अब दो वाले केस में बाइक चलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, नो डाउट है। आई थिंक क्लियर। ये सोचने से तो आएगा, यही होता है पढ़ना, लेकिन घर बैठ के टाइम देना पड़ेगा। अब मैं एक एक चीज यहाँ पे कराऊंगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन और थर्मो का रह गया, थर्मो भी इतनी बड़ी है। तो खैर एनी हो, आपको मैंने बता दिया नेचर का रोल कैसे है, अमाउंट का रोल कैसे है, फिजिकल स्टेट का रोल कैसे है, तीनों बातें बता दी मैंने आपको। एक बात और शेयर कर लेते हैं आपसे। अब जैसे देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बाद इसको बंद करके फिर अगले स्टेप पे आए। मेरे पास कार्बन है, ग्रेफाइट, सब ग्रेफाइट जानते हैं। भाई पीछे कौन बोल रहा है ये? फिर ये दो केस है हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके आने की पूरी पूरी चांस है। फिर ये माइनस एक्स है और ये इस बार -1। फिर वही ऑप्शन है, चारों स्टार्टिंग करें, एक्स मोर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई, सब चीजें वही। उसके बारे में कुछ कहना चाहता है, बता, लिखो मत, लिखो। सब चीजें वही है, बस एक ग्रेफाइट एक डायमंड। आप बताइए सोच। वाई जी रीजन, वाई जी, ये अब तक बी हो रहा था हर बार, इस बार ये हो गया। रीजन हुआ तो रीजन दो थोड़ा, बैठ जाओ। देखो जो भी है ना, रीजन से काम है, बार बार आपसे क्या, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बी होगा, ये सब नहीं चाहिए, रीजन के साथ। आप लोग कुछ कहें बता, देखो अच्छा, ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस पता है? ज्यादा स्टेबल कौन? गलत, ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है, ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डायमंड में sp। सुन ले, ये क्वेश्चन इसीलिए आपसे पूछा गया, इसमें बहुतों से गलती होती है। ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी जिसे कहते हैं हिंदी में। ये हार्ड है, ये हार्ड है। हार्डनेस एक अलग चीज है, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये ज्यादा स्थायी है ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसमें एस करेक्टर ज्यादा है, और यहाँ पे sp3 मोर द एस करेक्टर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड वी रेड है। पढ़ा है हम लोगों ने यहाँ पे। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। व्हेन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, इट विल वॉल्व लेस हीट और मोर हीट। बताओ, व्हेन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल इट विल वॉल्व ऑब्वियसली लेस हीट। जो स्टेबल ज्यादा होता है, ज्यादा स्थायी होता है ना, उसको उसको बर्न करके हीट कम निकलेगी, क्योंकि उसने पहले ही एनर्जी को लॉस कर दिया होता है। दोबारा दोबारा सुनो मैं कह रहा हूं, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। व्हेन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल मींस इट हैज लॉस्ट इट्स एनर्जी ऑलरेडी, पहले एनर्जी को लॉस करके बैठा। अब जो एनर्जी को लॉस करके बैठा है, तो वो एनर्जी कम निकालेगा, एनर्जी कम निकालेगा। यहाँ पे जो वाई होगा ना, अभी भी एक्स से बड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, इसके आने के 100% चांसेस। लिख लो, बात मैं करिए रूल। वाई रोटेशन से, ऐसे नहीं जो आगे बैठ रहा आगे, ये जो बच्चे पीछे बैठते हैं ये भी आगे आया करे, पता लगा करे क्या कर रहा है कोई। 100% in this case y more than x, as graphite is more stable। ज्यादा स्थायी होने का मतलब है उसने अपनी ऊर्जा की पहले ही क्षति कर रखी है, उसने ऊर्जा निकाल दी अपने में से, पहले ही कर रखी है, पहले ही। तो जब उसको जलाएंगे ना, उतनी ऊर्जा मिल ही नहीं सकती जितनी ऊर्जा आपको डायमंड से मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डायमंड ज्यादा हार्ड है, हार्ड, रिमेंबर।
बट ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी ग्रेफाइट होता है। ये कार्बन का स्टेबल टॉप माना जाता है। दैट्स फाइन। ये सब पे मेहनत करिए, आपकी जिम्मेदारी। अब लाइए डाउट्स, जहां से को मना होना कर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है, ये दिन तो गया हमारा, और बहुत सारी केमिस्ट्री बताने के लिए है। और नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो पहला हेडिंग, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं हम लोग। आप लोग कहते होंगे अभिक्रिया की एंथैल्पी ऐसे कहते होंगे। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ना आर लगा देते हैं। आर का मतलब होता है रिएक्शन। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। लिख लो आर्टिकल, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी आपको सिखाना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में होती है। देखो, इट इज एंथैल्पी, इट इज एंथैल्पी व्हेन, लिख लो, इट इज एंथैल्पी व्हेन, इट इज एंथैल्पी व्हेन a reaction is complete as well as balanced. It is enthalpy when reaction is complete as well as balanced. A reaction is complete as well as balanced. इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो, ये एक अभिक्रिया की एंथैल्पी है, लेकिन कब? जब अभिक्रिया कैसी है? कंप्लीट भी है, बैलेंस भी। देखो लिखेगा नहीं, देखो ये रिएक्शन इस टाइम कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट जरूर लिखनी है। अभी कहा था मैंने आपसे, उसकी भौतिक अवस्था लिखना, थर्मोडायनेमिक्स का रूल है ये। देखो सुनो, जो भी यहाँ पे एंथैल्पी आएगी, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? कंप्लीट भी है एंड बैलेंस भी है। देखो दोनों कंडीशन पूरी हो रही, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। ऐसे कोई भी रिएक्शन लो अपने मन से, आप अपने मन से कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, बस ध्यान रखें रिएक्शन कंप्लीट एज वेल एज बैलेंस होनी चाहिए। जब तक रिएक्शन पूरी नहीं होगी, संतुलित नहीं होगी, एंथैल्पी कैन नॉट बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो मैं इस एंथैल्पी को भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकता हूँ, बिकॉज रिएक्शन इज कंप्लीट एज वेल एज बैलेंस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट करना, नोट करें, जल्दी से लिख लो फटाफट। ये बच्चे क्लियर हो गया? उत्सो रिएक्शन कैसी हो? कंप्लीट एंड बैलेंस। अंडरलाइन कर लो डेफिनेशन में। एक और बात लिखो इसमें, एक इंपॉर्टेंट लाइन, if if all the components, if all the components को घटक कहते हैं, घटक। if all the components are in there, THEIR there standard states, if all the components are in their standard states, एक वर्ड होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मानक अवस्था। if all the components are in their standard states, then standard state, then enthalpy is called, then enthalpy is called standard enthalpy of reaction. If all the components are in their THEIR there standard state, then enthalpy is called standard enthalpy of reaction. Then enthalpy is called standard enthalpy of reaction. Then enthalpy is called standard enthalpy of reaction. एक और देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो ध्यान देना, देखो देखिए सुनिए,
मैंने ही बोला, अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कहाँ हैं अपनी स्टैंडर्ड स्टेट, देखो स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहते हैं, क्या होती है मानक अवस्था। अगर अगर ये सब के सब ना 1 बार प्रेशर पे है, 1 बार प्रेशर, ये दाब होना चाहिए, एंड एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो वो बताना पड़ता है, उसे कहते हैं स्पेसिफाइड टेम्परेचर। देखो आराम से रिलैक्स। एक शब्द है हमारी थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट, मानक अवस्था कहते हैं इसको हिंदी में। मानक अवस्था का मतलब होता है सबके सब अपने 1 बार प्रेशर पे होने चाहिए, और टेम्परेचर कोई भी हो लेकिन स्पेसिफाइड हो। अगर ऐसा हो गया ना, तो जो ये एंथैल्पी आई, देखो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ये सिंबल लगा देंगे, ये वाला सिंबल। इस सिंबल का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कई लोग ये भी लगा सकते हैं, कई लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे फाइव बना देते हैं, फाइव। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हिंदी नाम क्या है इसका, मानक, मानक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे कहते हैं, वो लिखा है ऊपर। ये भी एक एमसीक्यू बनता है कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट कब होती है, स्टैंडर्ड स्टेट बताओ ये पूछते हैं। तो आप ये भी नोट कर लें, ये सिंबल भी नोट कर लें, स्टैंडर्ड स्टेट वाली बात भी लिख लें। ये तब है जब प्रेशर कितना होता है 1 बार, और टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। एक बार पहले ना जो लिखवाया ना उसको पढ़ के देखिएगा, जो लिखवाया है उसको आप पढ़ के देखिए एक बार, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर सारे के सारे घटक अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, पढ़ के देखो ना, फॉर आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, क्या मतलब हुआ इसका? सारे अपनी मानक अवस्था में। मानक अवस्था का मतलब 1 बार प्रेशर पे ये है, 1 बार प्रेशर पे ये है, 1 बार प्रेशर पे आप किसी का प्रेशर बदल नहीं रहे, 1 बार पे काम कर रहे। टेम्परेचर कोई सा भी हो बताना पड़ेगा टेम्परेचर, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, मानक अवस्था। तो वहां पे ये सिंबल लगाना पड़ेगा, ये सिंबल, ये प्रतीक लगाना पड़ेगा। एक मिनट में आया, इसको पढ़ के देखो आगे। Yeah, it was the first case enthalpy reaction. Next article, enthalpy of combustion. अगला हेडिंग है, इसे कहते हैं enthalpy of combustion। आप लोग शायद कहते हैं दहन की ऊष्मा। टॉपिक नेम लगाओ enthalpy of combustion, राइट डाउन। क्या होता है enthalpy of combustion? enthalpy of combustion कहते हैं इसको। एक enthalpy of combustion क्या होती है? आप चाहे ना इसको अपने हिंदी मीडियम के नोट्स से पढ़ लीजिए, जो भी आपने लिखा है, और सीधा ना क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।
एंथैल्पी कंबशन का सिंबल ये होता है, सी स्टैंड्स फॉर कंबशन। कंबशन का मतलब आप जला रहे हैं, इसको दहन कर रहे हैं। क्या होती है एंथैल्पी कंबशन? राइट डाउन। व्हेन 1 mole of a compound, 1 mole of a compound is burnt. When 1 mole of a compound is burnt, burnt, burnt means जलाना. 1 mole of a compound is burnt completely. 1 mole of a compound is burnt completely. 1 mole of a compound is burnt completely. The enthalpy is called. The enthalpy is called when 1 mole of a compound is burnt completely. The enthalpy is called enthalpy combustion. Enthalpy is called enthalpy combustion. When 1 mole of a compound is burnt completely. अगर आप 1 मोल दूरी को पूर्णतया जला देते हैं, पूर्णतया, द एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. देखो, जैसे मेरे पास सपोज से मिथेन है, मैंने मिथेन का 1 मोल लिया, ये शर्त है इसमें 1 मोल ही लेना. जला रहे हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगी. बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. देखो देखो, हमने 1 मोल कंपाउंड को जला दिया, पूर्णतया उसको बर्न कर दिया. तो जो भी यहाँ पे एंथैल्पी होगी, उसको एंथैल्पी होगी, उसका नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन. लेकिन याद रखना, ये 1 मोल ही होना चाहिए. अगर ये 1 मोल नहीं हुआ ना, तो इस एंथैल्पी को एंथैल्पी कंबशन नहीं कर पाएंगे. ध्यान रखना इस बात. ये नेसेसरी है, 1 मोल होना बहुत जरूरी है. देखो, हर एंथैल्पी में ना कोई कंडीशन आया करेगी. जैसे पहले कंडीशन क्या थी कि रिएक्शन कंप्लीट हो, बैलेंस हो. इस बार कंडीशन क्या है? ये 1 मोल होना चाहिए. 1 मोल के अलावा कुछ और अलाउड ही नहीं है. इट शुड बी क्लियर. नोट कर लो, मर्जी है. 1 मोल होना जरूरी है, जरूरी अनिवार्य इसे कहते हैं. अगर 1 मोल नहीं हुई ना, तो फिर एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन मानी ही नहीं जाए. नोट कर लीजिए इसको फटाफट, जल्दी, क्विक करना. इसे घर से पढ़ के आइए, सीधा क्वेश्चंस करें हम यहाँ पर. हैं? क्या करें? क्वेश्चन. ठीक है, सिंपल एंथैल्पी कंबशन. तो 1 मोल होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें. देखो, छोटा एक सवाल बना देते हैं ऐसी. एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं कॉम्पिटिशन का. जैसे सपोज टू बी, मेरे पास एक ही रिएक्शन है. अब देख लो, ऐसा देखते हैं हमने कितना सीखा, कितना में क्लियर हुआ. ये रिएक्शन प्ले कर रही है, और मैंने क्या किया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर की रिएक्शन होगी. लीजिए, ये किसी ने आपको रिएक्शन दे दी है. ओके, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, आपको उसमें टेंशन में नहीं आना. इन्हें किसी ने एक रिएक्शन दे दी, तो टेंशन वाली बात नहीं. ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे जो एंथैल्पी की वैल्यू थी ना, वो 100 किलो जूल. किसी ने ऐसे ही करना. ठीक है, आप सुनना, देखते हैं कौन क्लास में कितना ध्यान से सुनता है, लिखता है, वट एवर. पीछे बोलना मत, जिसको बोलेंगे वो बस. ये जो एंथैल्पी है, क्या ये एंथैल्पी कंबशन? नीचे मत बोलना. क्या ये एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन है? नीचे मत बोलना, जिससे पूछो बता. व्हाट्स डायग्राम में आप बताओ. आराम से, टेंशन में नहीं आना. मैं ऐसी कोई बात नहीं पूछ रहा हूँ. क्या ये एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन कही जा सकती है? बात नहीं करनी किसी को, बोलो मत बस. बिल्कुल भी दिमाग लगाओ, आराम से सोच के बताओ. क्या इस एंथैल्पी को एंथैल्पी कंबशन कह देंगे? नीचे मत बोलना. अपने मन में आंसर रखो, पूछूंगा मैं आपसे बनता है. क्या इस एंथैल्पी को एंथैल्पी कंबशन कह देंगे? सवाल ही है. चलो आप सोच लो, आप बताओ. ये पर्टिकुलरली आप बताओ ना. हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलो. क्या ये एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन है ना? तो क्यों है? बताओ क्यों है, समझा दो हमें. ये एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन क्यों है?
रीजन नहीं पता, ऐसा क्या होता है? नहीं अभी पहले आपने आपको बी कर देता है, मैं मेरे माइनस बी आ गया ना, रीजन नहीं पता, ऐसे बात नहीं। तो बहुत सीधी आंसर, रीजन नहीं पता, मैं भी कहता हूँ मुझे रीजन नहीं पता, मैं तो पढ़ा सकता हूँ बस, सिर्फ टीचिंग नहीं पता। ठीक है? आपने कहते हैं हाँ है, अभी कहते हैं मुझे रीजन नहीं पता, ये तो चीज बच्चे हैं आप, सीख से बताओ ना यार जी। तो आप बताना चाहते हो बताओ, देखो पार्टिसिपेट जल्दी से खड़े होकर कॉन्फिडेंस में नहीं बता तो बाकी बैठ लो आप, ऐसा क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, आराम से करें, इसे बोलो मत, आपको कुछ है ना, आप ही क्या करेंगे उसके लिए, कुछ नहीं है मुझे। तो आपके बारे में यार कुछ बताओ जल्दी से, तो कह रहा कहते हैं कुछ कह रहे हैं आप, मारपीट हो रहा है, बताओ जो बताना है आपको, बताना आप बताओ। थैंक यू, कम बच्चे की डेफिनेशन बढ़ के जितना क्या लिखा पढ़ो सर उसको अपने, अपने अपने शब्दों पढ़ो, मैं लिखवाया उसको पढ़ो, नोट्स में देखो, पढ़ के देखिए, हम तो उसको मैंने लिखवाया जो भी, आप पढ़ो थैंक यू, कम बच्चे की डेफिनेशन पढ़ो उसको आराम से, सो है पता नहीं, जिंदगी में पढ़ लिया, क्या पता लगा पढ़ के, आप बताओ। वन मोल नहीं रखा हमने, कितने मोल रखे, रियल था यही तो पूछा था ना, तो आप बता देते कॉन्फिडेंस से पहले क्यों नहीं बोले, तो आपको ये लगा, चलो भाई यू आर राइट, सही कह रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे दो मोल रखे हैं, दो मोल से एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन नहीं होती है, ये तो आपको सिखा रहे हैं, परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि एक मोल को ही बर्न करना है, ये एंथैल्पी है, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन इसका नाम एंथैल्पी कंबशन बिल्कुल भी नहीं, दैट्स ऑल। क्या ऐसा पूछ लिया, क्या ऐसी कोई बात कह दी, आप लिखते हुए आपका दिमाग कहीं और है, इसका मतलब जागो यार जागो, वो आपको पढ़ाना सिखा रहे हैं, पढ़ते कैसे, वरना तो मर्जी की आपकी, इतने लोग घूम रहे हैं खाली, हम भी खाली घूम लेंगे। ठीक है बेंटन, ये एंथैल्पी एंथैल्पी कंबशन नहीं है, सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो ये सब क्वेश्चन आपको बुक्स में ढूंढने हैं, मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो बेंटन अगला हेडिंग है इसके बाद, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आर्टिकल का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आप लोग उत्पादन की ऊष्मा कहते हो, ऐसे कुछ है, यहाँ पे एफ लगा देते हैं, एफ का मतलब है फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, व्हाट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके नोट कीजिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, देखिए व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, one mole of a compound is formed, formed from its elements. One mole of a compound is formed from its elements. But elements should be, but elements should be in its, one mole of a compound is formed from its elements. But elements should be in its most stable allotropic form. But elements should be in its most stable allotropic form. बता देंगे इसका मीनिंग, but element should be in its most stable allotropic form, the enthalpy is called most stable allotropic form, element should be in its most stable allotropic form, the enthalpy is called enthalpy of formation, the enthalpy is called enthalpy of formation। देखो जी इसका मीनिंग देखो आप, देखें, देखो मैंने क्या बोला,
वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। लिखना नहीं भी किसी। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाना है पढ़ के देखो। इसी के ही एलिमेंट्स से, ये शर्त है। और कितना बनाना है? एक मोल। एक और बात सुनो भी, बनाना तो उसके एलिमेंट से था, लेकिन अगर एलिमेंट की क्या एग्जिस्ट करती है, एलोट्रोपिक फॉर्म, उसके अपर रूप अगर आते हैं ना, तो कौन सा अपर रूप लोगे आप? मोस्ट स्टेबल। अभी क्या कहा था मैंने? जो कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है? ग्रेफाइट। देखो देखो भी को लिखे हैं, ये एक मोल होना जरूरी है, एक मोल ही बनाएंगे। यहाँ पे ग्रेफाइट ही लिखना पड़ेगा, मैं और कुछ यहाँ पे डायमंड नहीं ले सकता। ठीक है, अब सुन लो, जो भी यहाँ एंथैल्पी आएगी, इसका नाम क्या बन जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, अभी और बहुत सारे केस करते हैं। हम एक कंपाउंड लेते हैं, लाइक अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं, लाइक मीथेन। बताओ मीथेन को मैं किस किस से बनाऊं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट है उसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तो चलो एलोट्रॉप नहीं होते, कार्बन के होते हैं। तो क्या लू? अभी क्या कहा था मैंने आपसे? ग्रेफाइट। और कितना बनाऊं? एक। दैट इज इंपॉर्टेंट, एक मोल बनाएंगे। आई बात सबको समझ? ऐसी और एग्जांपल लेते हैं। सुबह सुबह मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड बना, बताओ किस किस से बनाऊंगा? बातें नहीं, लेकिन सुनिए ध्यान से। देखो जैसे मैं H2SO4 बना रहा हूँ, तो मैं ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन तीनों की हेल्प से बनाऊंगा। फिर वही शर्त है, एक मूल ही बनाना होगा, एक उसे ट्वाइस करना पड़ेगा। सल्फर का फॉर्मूला एसिड होता है, लेकिन आपको पता है सल्फर की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। यह लेना पड़ेगा रोम्बिक सल्फर, या रोम्बिक सल्फर लेना पड़ेगा, रोम्बिक। ये 8 है, ये 8 से कट जाएगा, बाकी सब बैलेंसिंग है। लीजिए, अगर मैंने ऐसा किया, तो जो भी एंथैल्पी आएगी उसका नाम क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, यहाँ भी एंथैल्पी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नोट करिए इसमें।
ठीक है। तो एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए तीनों इक्वेशंस का। गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक बात तो लिख लीजिए इसी के नीचे। देखिए, इफ अ सब्सटेंस इज इन फ्री स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट, फ्री स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट, फ्री फॉर्म भी कहते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म भी कहते हैं, एंथैल्पी फॉर्मेशन इज टेकन एज जीरो। इफ अ सब्सटेंस इज इन इट्स फ्री स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट, फ्री स्टेट को हिंदी में कहते हैं मुक्त अवस्था, और एलिमेंट्री स्टेट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज जीरो। देखो इस लाइन को समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए इधर ध्यान देंगे। किसी ने पूछा इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। देखो जिनको मैं टिक कर रहा हूं, मैं इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। देखो ये ना फ्री स्टेट में, फ्री समझते हो, किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रखी उसे, फ्री, ये फ्री स्टेट है। मतलब फ्री का मतलब हिंदी में मुक्त अवस्था होता है। देखो ये सारे अपनी फ्री स्टेट में, जब भी कोई फ्री स्टेट होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी ली जाएगी, जीरो। समझ रहे हैं आप, ये रूल है। देखिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसकी भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसकी भी कुछ ना कुछ है, लेकिन उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, जीरो। इसे कहते हैं बाय कन्वेंशन, ये सबने माना हुआ है, ये हमारी केमिस्ट्री का रूल है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, किसी भी लेवल पे है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो लेना पड़ेगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो आप, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने की। इसके ऊपर तो बहुत न्यूमेरिकल आता है, हर साल की प्रॉब्लम है इसके ऊपर। मैं भी इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें बहुत लेक्चर भी कल देखेंगे। समेशन करना पड़ेगा, टोटल करने का इंडिकेशन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मींस उत्पाद, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक अल्टीमेट फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने की। ओके, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी कॉपी करें सब लोग। आज बहुत सारा होमवर्क इसी के ऊपर मिलेगा आपको। देखो अभी हम इतना ही कर पाएंगे इस लेक्चर में ना। देखो आज का होमवर्क क्या क्या है ना, अगर आप एनसीईआरटी से भी करते हैं तो आपके ना 6 एमसीक्यूज है, ये सारे के सारे कवर हो गए आपके। इन्हें जरूर करके देख लेना एक बार। 6.7 6.8 में दो न्यूमेरिकल भी कवर हो गए, ये मैंने पहले भी कराया है, एक आपको आज करा दिया था। और इसके बाद 6.11, 6.12 और 6.13, देखो ये तीनों भी कवर हो गए। ठीक है, मतलब ये देखो आप 5 न्यूमेरिकल कवर हो गए, 6 ये एमसीक्यूज पहले से हो रखे थे, इनको भी देख लेना। बस इतना ही कर पाएंगे, बाकी हम कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही। पढ़ के थोड़ा आना घर से आप, इजी हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी इजी होगा।